औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी का लेक्चर 3। इससे पहले हमारा लेक्चर 2 और लेक्चर 1 आ चुका है। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन था और लेक्चर 2 में हम लोगों ने बात की थी परसेप्शन और इल्यूजन के, जिसके 2 पार्ट्स आए थे। और आज हमारी बारी है साइकोलॉजी के लेक्चर 3 की, जो कि होगा लर्निंग के ऊपर, लर्निंग एंड मेमोरी। और इसको हमने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। आज पार्ट 1 करना है हमने और 5 वीडियोस इसकी आएंगी बेसिकली। पार्ट 1 में हम आज कवर करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग और एजुकेशनल जो फॉर्म्स होती हैं लर्निंग की, वो टाइप्स ऑफ लर्निंग और थ्योरीज ऑफ लर्निंग। उसके बाद पार्ट 2 में आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ लर्निंग, जो कि क्लासिकल लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। इसके अलावा पावलोव के कंडीशनिंग प्रोसेसेस जो हैं, जिसमें एक्विजिशन, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, वो आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, ये पार्ट 2 में इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, जिसमें फॉरवर्ड कंडीशनिंग, उसकी 2 टाइप्स, डिले कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, फिर बैकवर्ड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग और उसके अलावा सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग और टेम्पोरल कंडीशनिंग भी आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा। पार्ट 4 में हम कवर करेंगे मेमोरी, प्रोसेस ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी और थ्योरीज ऑफ मेमोरी। पार्ट 5 में हम कवर करेंगे फॉरगेटिंग, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, एबिनॉस फॉरगेटिंग कर्व, इसके अलावा रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग फैक्टर्स और कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, ये हम इसमें कवर कर लेंगे। तो आज पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो लर्निंग की कुछ डेफिनेशंस हैं और ये क्रॉनबैक, मर्फी और टॉलमैन ने दी हुई है। लर्निंग इज़ शोन बाय अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस के क्रॉनबैक कहते हैं कि आपके जो एक्सपीरियंस में चेंज आता है वो लर्निंग है। आप उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हो अपने एक्सपीरियंस में। जैसे कि अगर आज आपने गलती की, कल आप उस चीज़ में वो मिस्टेक नहीं करोगे, आपका बिहेवियर उस चीज़ को लेकर चेंज हो जाएगा, तो वो क्या है, आपकी लर्निंग हो चुकी हुई है। मर्फी साहब कहते हैं कि लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बोथ बिहेवियर एंड द वे ऑफ परसीविंग। वो कहते हैं कि बिहेवियर में नहीं, आपकी परसेप्शन में भी जो होता है चेंज आ जाता है। मतलब एक चीज़ को लेके सिर्फ आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, उसको लेके आपका परसेप्शन भी चेंज हो गया। यानी कि अगर आपको एक चीज़ अच्छी लग रही थी करने से और आपको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, तो आपने उस चीज़ को देखना भी अलग शुरू कर दिया, उसका एक नया पर्सपेक्टिव देखना शुरू कर दिया और बिहेवियर भी आपने उसको लेके चेंज कर दिया। यानी कि आपके परसेप्शन में भी चेंज आया, आपके बिहेवियर में उस चीज़ को लेके जो आप परसीव कर रहे थे वो चेंज हो चुका है। अब टॉलमैन ने कहा लर्निंग इज़ द नेम गिवन टू स्मॉल नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेबल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड बिहेवियरल चेंजेस। वो कहते थे कि आपके जो इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिहेवियरल चेंजेस में। मतलब कि आपकी सोसाइटी, आपके इंडिविजुअल जो आपके इर्द गिर्द, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, जो कुछ आपके इर्द गिर्द है, आपके इन्वायरमेंट में है, वो सब कुछ जो है वो आपके बिहेवियर के ऊपर चेंजेस लेके आता है और वही लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। मतलब ये छोटे छोटे चीज़ें मिल के आपकी मॉडिफिकेशन करती हैं और आपको लर्निंग की तरफ लेके जाती हैं। अब बात की जाए कि नेचर ऑफ लर्निंग क्या है। नेचर ऑफ लर्निंग में हम करेंगे उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ऊपर एक और डेफिनेशन लिखी हुई है कि लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर, बेटर वर्स। अच्छा बिहेवियर भी हो सकता है, कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं एक भी अपने बिहेवियर को लेकर। इसके अलावा एक्विजिशन ऑफ नॉलेज भी होता है कि आप जब एक नॉलेज को एक्वायर कर लेते हो किसी भी चीज़ से, आपकी लाइफ रिलेटेड हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। उसके बाद आपके पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आपके पास एडजस्टमेंट। जो लर्निंग है वो आपको एडजस्टमेंट और अडाप्शन करना सिखाता है। यानी कि आप प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट करते हो हर उस चीज़ को जो आप इनकाउंटर करते चले जाते हो। आप यानी कि अगर आज आप एक चीज़ में एडजस्ट कर रहे हो, कल को आपको कोई और नया इन्वायरमेंट मिल जाए तो आप उसमें एडजस्ट करोगे, किस बेस पे करोगे, आप लर्निंग की बेस पे करोगे। जैसे क्लास 1 से अगर आपको क्लास 2 में भेजा जाए, क्योंकि क्लास 1 का सिलेबस कवर किया जाएगा, आप वो पूरा नॉलेज और लर्निंग हासिल करके आओगे, तो आपको क्लास 2 में बिठाया जाएगा। तो क्या है, आपने एडजस्टमेंट किया, आपने अपने आप को लर्निंग के प्रोसेस से गुजारा, तो आपने क्या किया, एडजस्टमेंट और अडाप्शन की। फिर लर्निंग इज़ इम्प्रूवमेंट। लर्निंग आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आता है विद प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। फिर आपको ऑर्गेनाइज कर देता है एक्सपीरियंसेस को। यानी कि आप जो कुछ भी आपकी नॉलेज होती है आप सब कुछ ऐड करते जाते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को रीऑर्गेनाइज करते हो कि हाँ इस चीज़ में ये ऐसे किया जाए। हर पर्सपेक्टिव से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते जाते हो, तो वो लर्निंग आपको सिखा रहा है। लर्निंग क्या होता है, आपको बिहेवियरल चेंजेस लेके आता है। क्योंकि हम बात करें, अगर आपने एक चीज़ को लेकर आपने कोई काम किया, वो आपका ठीक नहीं हुआ, तो आप उस चीज़ को लेकर अपना बिहेवियर चेंज करोगी। तो ये ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस में भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लर्निंग जो होती है पर्पोसिव होती है, यानी कि पर्पसफुल होती है। आपका कोई ना कोई एक गोल होना चाहिए, ठीक है।
आपको होना चाहिए कि पर्पस होना चाहिए आपने लर्निंग क्यों करनी है। पर्पस होगा तो आपकी लर्निंग क्लियर होगी और इमीडिएटली होगी। उसके बाद टोटल सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये आपको लर्निंग का एक करेक्टरिस्टिक है कि अगर आपने कोई चीज़ सीखी होगी तो आप उस टोटल सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन होगी, उसको किस तरीके से हैंडल करना है आप कर सकोगे। जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप कोई आपको इंसल्ट करता है, आपको उसको इनकाउंटर करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे आप लर्निंग कर लेते हो तो नेक्स्ट टाइम उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना अलग होगा और पूरी टोटल सिचुएशन को आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। लर्निंग जो होती है डेवलपमेंटल होती है। लर्निंग आपको डेवलपमेंटल किस तरीके से है, क्योंकि आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज करती है, आपके एक्सपीरियंस को मॉडिफाई करती है, आपको अच्छे की तरफ लेकर जाती है, तो लर्निंग डेवलपमेंटल होती है। लर्निंग ट्रांसफरेबल होती है। अब ट्रांसफरेबल क्या है कि आप अपनी नॉलेज को कहीं और पे, अपनी लर्निंग को दूसरी जगह जब अप्लाई कर सकते हो, वो ट्रांसफरेबल होती है। यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफरेबल भी हो सकती है, नेगेटिव ट्रांसफरेबल भी हो सकती है। पॉजिटिव ट्रांसफरेबल क्या है कि अगर आपने कुछ सीखा है तो आप उसी जगह जब अप्लाई कर सकते हो तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है कि जब आपने कोई चीज़ पहले सीख रखी है लेकिन आपको अब दूसरी नई कोई चीज़ सीखने में क्या करे, प्रॉब्लम करे, तो वो आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि अगर आपने फ़ोन का फ़ीचर्स जो हमारे इस पे मिलते हैं एंड्रॉयड ऐप में, जब आप इस पे यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड ऐप के डिफरेंट फ़ीचर्स होते हैं, लेकिन यही अगर आपको आईफोन मिल जाए तो उसके फ़ीचर्स अलग होते हैं, तो आपको आईफोन यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि आपने आपके एंड्रॉयड के फ़ीचर्स जो थे आप उसको यूज़ करने के आदी होंगे, तो इसकी वजह से आपको जो मुश्किल आएगी वो नेगेटिव ट्रांसफ़र होगी। ज़ीरो ट्रांसफ़र के जिसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यानी कि अगर आप अभी बैठे पढ़ रहे हैं और अगर आप उठकर बाहर कुछ और करने चले जाएँ जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, जैसे कि बास्केटबॉल खेलने चले जाते हैं जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या होगा, ज़ीरो ट्रांसफ़र, क्योंकि वहाँ पे आपकी नॉलेज को कोई ट्रांसफ़र नहीं करना, तो वो ज़ीरो ट्रांसफ़र होता है। लर्निंग यूनिवर्सल है कि आपकी पूरी जो वर्ल्ड, पूरी कायनात है, वो एक मुसलसल लर्निंग के प्रोसेस में मुसलसल मॉडिफाई हो रही है। ये नहीं कि लर्निंग एक दो बंदे से मखसूस है, आप हर वक्त लर्न कर रहे हो, तो आप सीख रहे हो तो भी आप डेवलप कर रहे हो। आपकी लर्निंग सिर्फ वो नहीं है जो आप किताबों के थ्रू होती है, आपकी लर्निंग आपके बड़ों को देखकर होती है, आपके कल्चर से रिलेटेड होती है, हर चीज़ आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप मुसलसल लर्निंग के प्रोसेस में, इसीलिए यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग का रिलेशन होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ। लर्निंग कब होगी, जब आपको स्टिमुलस मिलेगा, जब आपको किसी की चीज़ को लेकर एक प्रोवोक होगा कि आपने ये काम करना है, तभी तो आप उसको रिस्पॉन्ड दोगे। जब आप रिस्पॉन्ड दोगे तभी आप सीखोगे। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे किसी भी स्टिमुलस को, लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, तब आप लर्न करोगे। उसका गोल होना चाहिए कि आपने बेसिकली लर्न क्या करना है। तीसरी एडजस्टमेंट होती है कि लर्निंग में आप एडजस्टमेंट करते हो तभी आप सीखते हो, और लर्निंग आपको चेंज की तरफ लेके जाता है। ये इसकी पार्ट्स हैं। लर्निंग 3 स्टेप्स में होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव। अब ये 3 स्टेप्स क्या हैं? कॉग्निटिव क्या है कि आप किसी चीज़ को लेके अवेयर हो जाते हो कि आप अवेयर हो गए हो, हाँ ये चीज़ है। अफेक्टिव, आप उस चीज़ को लेके पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स लेके आते हो। कॉग्निटिव, कि आप उस फीलिंग को कन्वर्ट करते हो एक्शन में। से ज़्यादातर कंज्यूमर और बायर की अगर देखा जाए नज़र में, जैसे कि अगर आपने कोई ऐड देखी, कॉग्निटिव, आप अवेयर होगे कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अफेक्टिव, फिर आपने अपने अंदर एक फीलिंग डेवलप की कि हाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कॉग्निटिव में क्या आ जाएगा कि आपको ये ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है। तो ये एक एग्जांपल है कि आपने एक चीज़ लर्न की, आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। कॉग्निटिव, फिर अफेक्टिव, फिर कॉग्निटिव। बात की जाए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, उसमें क्या आएगा कि वो चीज़ें जो आपके लर्निंग के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले कि आपके सब्जेक्टिव मैटर क्या है और इंटरेस्ट क्या है, मतलब एक जो आप चीज़ पढ़ रहे हो या कोई चीज़ सीख रहे हो वो किस तरीके से है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, वो आपको मैटर करता है। दूसरा आपका इंटरेस्ट, कि आप क्या वो सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। कोई भी एग्जांपल हो सकती है, जैसे अगर आप कुकिंग, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सीखोगे। अगर आपका लर्निंग में मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप मैथ्स नहीं सीखोगे। किसी भी चीज़ से रिलेटेड, सिलाई से, किसी भी चीज़ से, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन, हर चीज़ से रिलेटेड अगर इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ सीखोगे, इंटरेस्ट नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं सीखोगे। उसके बाद है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ मेंटल और एज वेल फिजिकल, यानी कि अगर आप, इसकी सिंपल एग्जांपल है, बुखार में आप लोग को कोई काम दिया जाए तो आप नहीं कर सकते हो, तो उसमें सीखोगे कैसे। जब आप एक मैथ्स पढ़नी हो, फिज़िक्स पढ़नी हो, कुछ पढ़नी हो, अगर आप बीमार होते हो तो आप वो काम नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो आपकी हेल्थ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ठीक हो, तभी आपकी लर्निंग अच्छी होगी। मैच्योरेशन लेवल, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि आप 1 क्लास के बच्चों को कभी 10th क्लास की चीज़ें नहीं सिखा सकते, क्योंकि उनके मैच्योरिटी लेवल नहीं होता वहाँ तक डेवलप, तो वो आप वो चीज़ें नहीं सीख सकते। मैच्योरेशन लेवल जो होता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, उसे आप एकदम से नहीं लेकर जा सकते।
फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि क्या आप वॉलंटियर हो लर्न करने के लिए कि नहीं, मतलब अगर आप खुद ही नहीं सीखना चाहते तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। फिर टाइम ऑफ लर्निंग क्या है कि आपको किस टाइम पे सीखना है, कुछ लोगों के कुछ कम टाइम में सीखते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम में सीखते हैं, तो ये भी फैक्टर होता है। मतलब कोई चीज़ आपने 1 घंटे में की, किसी ने 2 घंटे में की, तो ये चीज़ आपके ऊपर लर्निंग के ऊपर इन्फ्लुएंस होती है। मोटिवेशन, कि अगर आपको कोई चीज़ लेकर सीखनी है तो आप लर्न ईजिली कर जाओगे, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो वो चीज़ सीखने में तो आप कुछ भी कर लो, आप वो चीज़ नहीं सीख पाओगे। अगर आपको फोर्सफुली सिखाई भी गई तो आपकी वो लर्निंग अच्छी नहीं होगी। लर्निंग मेथड्स क्या हैं, मतलब कि आपको सिखाने वाला जो तरीका है वो क्या है, या जो देखकर सीख जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट चाहिए होती है, कुछ लोगों को पनिशमेंट। तो ये डिपेंड करता है कि लर्निंग मेथड्स क्या थे, कि उन्होंने आपको सिखाया किस तरीके से है, क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ था जिसमें आपको नेगेटिव रिवॉर्ड मिला था, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला था, क्या हुआ था, तो ये डिपेंड करता है। फिर उसके बाद है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस क्या है। अब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस क्या है कि आपको सिखाने वाला ने कौन सा मेथड यूज़ किया है, तो ये भी लर्निंग मेथड्स में आ जाता है कि आपको तरीका सिखाने वाला क्या था और सिखाने वाले का प्रोसेस क्या था, मतलब जो सिखा रहा है उसका क्या प्रोसेस था, तो ये तकरीबन एक ही है। और फिर फेवरेबल लर्निंग एटमॉस्फेयर, मतलब कि अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक शादी हॉल में बैठे हुए हो तो वहाँ बैठकर आप किताबें नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहाँ का माहौल वैसा नहीं है। सिमिलरली आप एक रेस्टोरेंट में बैठकर जहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है पीछे, वहाँ बैठकर लर्निंग का प्रोसेस नहीं कर सकते। कौन सा प्रोसेस लर्निंग का, मैथ्स का, फिज़िक्स का है कि कौन सी चीज़ कहाँ सीखने वाली है, तो ये चीज़ आपका एटमॉस्फेयर हर लर्निंग के लिए अलग होगा। जैसे अगर आप कुकिंग की बात की जाए, कुकिंग आप एक क्लास में नहीं सीख सकते, उसके लिए एटमॉस्फेयर आपको किचन वाला चाहिए होगा। फिर है टोटल सिचुएशन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक सिचुएशन क्या है इंडिविजुअल की, क्या वो मेंटली ठीक है, क्या अगर इसकी सिंपल से एग्जांपल, एक सुबह बच्चे को अगर डांट पड़ी होगी सुबह कॉलेज या स्कूल आते वक्त, तो वो कॉलेज में या स्कूल में सारा दिन अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि उसके माइंड में बैक कहीं ये चीज़ चल रही होगी, एक रील चल रही होगी कि उसको डांट पड़ी है, उसका मूड ठीक नहीं है, तो वो उसकी लर्निंग पे इन्फ्लुएंस करेगा। तो एक टोटल सिचुएशन जो होती है वो बहुत डिपेंड करती है, चाहे फिर उसको टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, उसका प्रोसेस मेथड अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी सिचुएशन उसको हिंडर करेगी सीखने में। तो ये फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती है हमारी लर्निंग के प्रोसेस पे। फिर है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल लर्निंग। अब ये एजुकेशनल लर्निंग के जो फॉर्म्स हैं वो इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है और फॉर्मल है। नॉन फॉर्मल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम फॉर्मल और इनफॉर्मल के डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो फॉर्मल लर्निंग है, ये कहीं कहीं लीनिंग लिखा हुआ है या इसमें आर जो है वो स्किप हो गया है, तो आप ऐड कर लीजिएगा। फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग, सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड, प्लान और फैसिलिटेटेड लर्निंग। अब ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड, प्लान या फैसिलिटेटेड लर्निंग में आपके पास क्या है कि आपको फॉर्मल लर्निंग हुई है और आपको एक प्लान तरीके से लर्निंग करवाई गई है, यानी कि एक जैसे अगर आप कॉलेज या स्कूल का माहौल देख लिया जाए तो वहाँ पे चीज़ें प्लान होती हैं, इतने टाइम से इतने टाइम तक बच्चे ने आना है, इस लेक्चर में ये पढ़ाया जाना है, इस चीज़ में ये आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो फैसिलिटेटेड है। इनफॉर्मल में क्या है कि कहीं पे भी, जैसे अगर आपको आज आपने कोई रेसिपी देखी है सोशल मीडिया पे, आपको बनाने का दिल किया, आपको सीखने का दिल किया है, तो आप उसी टाइम उठोगे, स्पॉन्टेनियस उठोगे, जाके सेल्फ मोटिवेटेड होगे कि हाँ मुझे बनाना है, जी केक बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप उठ के जाके बना लोगे, तो इनफॉर्मल लर्निंग है। फॉर्मल लर्निंग फुल टाइम एजुकेशनल पाथवे होता है कि आपको वो मुसलसल उसमें सिखा रहे होती हैं। इनफॉर्मल क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड है, जब तक आप सीखना चाहते हो आप सीख सकते हो, अगर आपका मूड ख़त्म हो गया कि आप नहीं मैं थक गया हूँ मैंने नहीं करना, तो आप उससे हट सकते हो, तो वो इनफॉर्मल लर्निंग है। फॉर्मल लर्निंग में आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। इनफॉर्मल आप कहीं पे भी कर सकते हो, आप ड्राइविंग करनी है, आपने कुछ भी सीखना है, आप कहीं पे भी जाके कुछ भी सीख सकते हो। फॉर्मल लर्निंग में आपको डिप्लोमास, डिग्रीज प्रोवाइड की जाती हैं, जबकि इनफॉर्मल लर्निंग में आपको आपकी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट होती है, खुद की सेल्फ फुलफिलमेंट होती है। फॉर्मल लर्निंग एक सीक्वेंस फॉलो करती है कि आपका एक सीक्वेंस होगा, एक पैटर्न होगा। इनफॉर्मल में कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। फॉर्मल लर्निंग को आपको एक्सेस करना पड़ता है, इनफॉर्मल नॉन एक्सेसिबल होती है। जो फॉर्मल लर्निंग होती है वो एक फ़िक्स और लिमिटेड टाइम के लिए होती है कि आपका टाइम लिमिटेड होगा कि आपने इतने टाइम के लिए करनी ही करनी है। इनफॉर्मल ओपन एंडेड एंगेजमेंट है, कभी भी कैसे भी उठो और जाके काम अपना सीख लो। जो फॉर्मल लर्निंग होती है वो करिकुलम बेस्ड होती है कि आपको एक सिलेबस दिया जाएगा, मैथ्स का है तो मैथ्स को आपका सिलेबस, मेडिकल के स्टूडेंट है तो मेडिकल प्रोवाइड की जाएगी, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं आप साइकोलॉजी का सिलेबस होगा, कहीं पे भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं वो स्कूल पर्टिकुलरली उस चीज़ को एक सिलेबस बनाएगा, एक करिकुलम बनाएगा, आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि टीचर उसको फॉलो करवाता है, टीचर लेड होती है ये लर्निंग। जबकि इनफॉर्मल जो कोई करिकुलम नहीं होता,
कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, आपको ड्राइविंग सीखनी है तो उसने आपको एक सिलेबस पकड़ा दिया कि इतने टाइम में ये आप आएंगे, आपको यहाँ पे मैं गियर लगाना सिखा दिया जाएगा, इसलिए मैं आपको स्टीयरिंग पकड़ना सिखा दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो नॉन करिकुलम बेस्ड होती है और लर्नर लेड होती है, यानी कि आप खुद उसको लीड करते हो। जबकि फॉर्मल लर्निंग में टीचर लीड कर रहा होता है, आपको टीचर सिखा रहा होता है। लर्निंग में आप खुद सीख रहे हो, आपको खुद सीखना पड़ता है। अच्छा, नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या होती है? नॉन फॉर्मल लर्निंग में क्या है कि वो भी जो होती है एक प्लान्ड होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल है जो आपके सेमिनार्स होते हैं, जो वर्कशॉप्स होते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, हालांकि वो भी प्लान्ड होते हैं। वो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं और एक छोटा सा वो जो आपको बताएंगे, मतलब कि आपको बता सकते हैं कि हमने इस टॉपिक पे बात करनी है, यानी वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करते हैं। प्री प्लान्ड होती है और आप खुद लेकिन विलिंगली करते हो, वॉलंटियर करना पड़ता है। हाँ मुझे इस सेमिनार अटेंड करना है, हाँ मुझे ये करना है, यानी आपके पास चॉइस भी होती है कि आपको नहीं करना तो आप नहीं करो। अगर आप वॉलंटियर कर रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है तो वो नॉन फॉर्मल लर्निंग है, लेकिन फॉर्मल तरीके से होगी। लेकिन वो क्या होगी कि आप खुद अपने लर्नर लेड होगी, कि आपने खुद जाना है कि आपने में सीखने कि आपको नहीं सीखना, तो वो आप खुद डिसाइड करोगे। तो ये क्या होगी, आपकी नॉन फॉर्मल लर्निंग होगी। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की। टाइप्स ऑफ लर्निंग में आपके पास क्या आ जाता है? मोटर लर्निंग, वर्बल, कंसेप्ट, डिस्क्रिमिनेशन और लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एटीट्यूड लर्निंग। मोटर लर्निंग में क्या है कि जो आप डेली एक्टिविटीज़ करे जा रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, ड्राइविंग, स्केटिंग, कुछ भी कर, मतलब जिसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो, आपकी पूरी मसल्स काम किए जा रही हैं, उससे आप जो सीख रहे हो वो आपकी मोटर लर्निंग है। वर्बल लर्निंग क्या है? जिसमें आपकी लैंग्वेज इन्वॉल्व होती है, आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी सिंगिंग आ सकती है, पिक्चर्स, सिंबल, वर्ड्स, फिगर्स, कुछ भी साउंड से रिलेटेड जो आप बोल के सीख रहे हो, लैंग्वेज के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, वो वर्बल लर्निंग है। कंसेप्ट लर्निंग क्या है? ये हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू होती है, इसको रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जिसमें आप रीजनिंग करते हो, अपनी थिंकिंग का प्रोसेस लेके आते हो, जो आपको कंसेप्ट सीखने में हेल्प करती है। और ये होता है आपने एक कंसेप्ट को अच्छे से गेन किया है, तो इसमें क्या होगा, ये आपकी कंसेप्ट लर्निंग में आ जाएगा। इसमें दो प्रोसेसेस बेसिक होते हैं, एक एब्स्ट्रक्शन का, दूसरा जनरलाइजेशन का, तो ये कंसेप्ट लर्निंग में आ जाएगा। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है स्टिमुलाइज के बीच में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर एक साउंड फॉर एग्जांपल आपको सुनाई दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कार का साउंड था, फ़ोन का साउंड था, या एम्बुलेंस का साउंड था। तो ये जो साउंड तो सब एक है, तो आवाज़ें, लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, फ़र्क करना आना चाहिए कि कौन सा साउंड किसका है। तो ये जो हम तमीज़ सीखते हैं फ़र्क की, ये आपकी होती है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। फिर है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप डिफरेंट लॉ सीखते हो, फार्मूला सीखते हो, एसोसिएशन सीखते हो, कोरिलेशन सीखते हो, ग्रामर, मैथमेटिक्स, कुछ भी है वो आप प्रिंसिपल्स में सीखते हो। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस होता है, जिसमें आप रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, जनरलाइजेशन की एबिलिटीज़ यूज़ करते हो ताकि आप ओवरकम कर सको किसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को। उसके बाद है एटीट्यूड लर्निंग। एटीट्यूड लर्निंग में क्या होता है, ये डिटर्मिन करती है आपका बिहेवियर, मतलब कि आपने किसके साथ कैसे बिहेव करना है। आपका बच्चों के साथ बिहेवियर और होगा, आपके बड़ों के साथ और होगा, आपके प्रोफेशनल के साथ और होता है, आपका कलीग्स के साथ और होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ होता है। तो ये एटीट्यूड लर्निंग है कि आप सीखते हो कि आपको किसके साथ कैसे बिहेव करना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ लर्नर्स, कि हमारे पास लर्नर्स की कौन कौन सी टाइप्स है। ये है कि मेरा लर्निंग के स्टाइल्स क्या हैं कि आप किस किस तरीके से सीख सकते हो। टाइप्स ऑफ लर्नर, कौन किस किस तरीके से सीख सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं देखकर सीखते हो, विजुअल हो सकता है। कुछ लोग काइनेस्थेटिक होते हैं कि वो क्या वो कर रहे होते हैं वही सीखते हैं, मतलब कि वो एक चीज़ को परफॉर्म किए चले जाते हैं, फिर वो सीख रहे होते हैं, कि वो जो करेंगे वही वो सीख जाएंगे। तो यानी कि अगर उनके लिए प्रैक्टिकल चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑडिटरी, जो वो सुनेंगे, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक सुना आपने, सीख लिया, वो ऑडिटरी लर्निंग थी। स्ट्रेस लर्निंग के इनके सिंपल से एग्जांपल है कि जिनको एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ने की आदत होती है वो स्ट्रेस लर्नर्स होते हैं, कि उनके ऊपर स्ट्रेस डालोगे तो वो पढ़ेंगे। ईज लर्नर्स के उनको जिनके ऊपर एक ईजी माहौल हो, कोई और चीज़ की टेंशन ना हो तो वो पढ़ सकते हैं, तो वो ईज लर्नर्स होते हैं। स्क्रिबल लर्नर जो लिख लिख कर याद करते हैं। ट्रस्ट लर्नर्स जो अथॉरिटी जिनको जो कुछ प्रोवाइड करी है उन्हीं से वो कुछ सीखेंगे। टीचर लर्नर जो टीचर ने पढ़ा दिया तो वो सीख लिया उन्होंने। कॉपी लर्नर्स फॉर एग्जाम्पल एक आपने पेंटिंग की, कोई चीज़ ड्राइंग ड्रॉ की, उससे जो देख के आपने सीखा वो कॉपी लर्नर्स हैं। अब ये सब में सारे भी हो सकते हैं, आप डिफरेंट सिचुएशंस में भी देख सकते हो कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप डिफरेंट लर्नर हो जाते हो, तो डिपेंड करता है ये आपके होंगे टाइप्स ऑफ लर्नर्स। फिर है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ अप्रोचेस हैं, हम लोगों ने डिस्कस की थी इंट्रोडक्शन में, जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें मैंने ये बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव ये कुछ अप्रोचेस बताई हुई थी।
ये बिहेवियरिस्ट जो थे ये क्या कहते हैं, और इनकी लर्निंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाटसन जो थे बिहेवियरिस्ट, जो सबसे पहले हमारे थे और जिन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी, जेबी वाटसन, उन्होंने बल्कि बिहेवियरिज्म का पूरा वो दिया था, तारुफ कराया कि ये होती क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थॉर्नडाइक और बीएफ स्किनर जो हैं, इन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया, उनकी थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। ये थोड़ी कॉग्निटिव अप्रोच से डिफरेंट है। ये कॉग्निटिविज्म जो अभी न्यू फील्ड आई है, ये उसका पार्ट है। कॉग्निटिज्म जो है वो कब से आ रही है, कॉग्निटिविज्म जो है वो अब आई है, ये उसी का पार्ट है जिसमें हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं। और ये एल्बर्ट बंड्यूरा की है। इसी में विकेरियस पनिशमेंट, विकेरियस रेनफोर्समेंट, विकेरियस लर्निंग आती है। ये बिल्कुल डिफरेंट है हमारी स्किनर की जो आती हैं पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट, ये उससे अलग है। जहाँ विकेरियस का वर्ड आएगा वो सोशल कॉग्निटिव अप्रोच से है, एल्बर्ट बंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। फिर हमारे पास है कोहलर की, कोहलर थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट, जिन्होंने सुल्तान चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो दी थी अपनी लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट, ये वो आती है। फिर हमारे पास आएगी कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि स्पेशली थ्योरी यूज़ होती है एजुकेशन में। ये एजुकेशनल में जो हमारे पास आती हैं, मतलब लर्निंग के प्रोसेसेस, वहाँ पे ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वेव सेकंड वेव क्या है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फेम गेन किया था। इनकी थ्योरीज जो थी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और बहुत ज़्यादा जानी गई थी। फर्स्ट वेव यानी फर्स्ट फेमस जिसकी हुई थी वो पियाजेट की थी, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जिन्होंने बताया था। फिर उसके बाद इस चीज़ को जब आगे मज़ीद पढ़ा गया तो सेकेंड वेव आई थी वाइगोस्की की, जिन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बताया था। अब एक एक थ्योरी इन सब की पढ़ लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास है इसकी थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब आप गलतियां करते रहोगे तो आप सीखते रहोगे। जितनी ज़्यादा आपकी मतलब एक्सपीरियंस होंगे, प्रैक्टिस के टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना एरर का टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। सिंपली कि अगर आपने एक चीज़ को बार बार लिखा है तो मतलब जितनी ज़्यादा वो भारी होती जाएगी उतनी ही कम आप मिस्टेक दोहराते जाओगे। अब इन्होंने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने ये पजल बॉक्स लिया था, जो कंटेनर आपको दिख रहा है। इन्होंने कंटेनर लिया, उसमें उसने बिल्ली को रखा। बिल्ली के ये आपको लिवर जो है इसे लाचत भी कहती हैं। तो इन्होंने क्या किया, बिल्ली अंदर पड़ी हुई है और बाहर उन्होंने फ़िश रखी थी। अब खाना बाहर है, बिल्ली भूखी है। इन्होंने 100 ट्रायल्स दिए थे, 10 सुबह देते थे, 10 शाम में देते थे और 5 दिन तक ये देते थे ट्रायल्स। अब इन्होंने क्या किया था, देखा कि बिल्ली कब कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बिल्ली हाथ पाँव अपने चलाने शुरू किए कि किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, तो अचानक जब उसका पाँव लिवर पे लगता है दरवाज़ा खुल जाता है। बिल्ली ने अब आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया। अब जैसे जैसे वो टाइम गुजरा तो बिल्ली को समझ आ गई थी कि हाँ मैंने इसी पे दबाना है तो दरवाज़ा खुल जाएगा। और लास्ट पे ऐसा हुआ था कि 5th डे पे कि उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था कि उस दरवाज़ा खोलने में। उसको समझ आ गई थी लिवर पे प्रेस करना है दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये जो उसने गलतियाँ कर करके सीखा कि वो हर जगह पाँव मारती थी, लेकिन उसने सीख लिया कि नहीं मुझे हर जगह पाँव मारना है, मेरी मिस्टेक है, यहाँ नहीं मारना, मुझे सिर्फ लिवर पर पाँव लगाना है तो ये खुल जाएगा दरवाज़ा। तो ये उसकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी उसने बताई थी कि इंसान जो होता है अपने जो सेंस इंप्रेशंस और इम्पल्सिस के बीच एक एक्शन बनाता है जिसे हम बॉन्ड या कनेक्शन कहते हैं, जो उसकी स्ट्रेंथन करता है या वीकन करता है उसकी हैबिट्स को। तो ये उसने बताया था अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में कि इंसान जो होगा मिस्टेक करता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उसका एरर कम होता जाएगा। तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है। उसके बाद थॉर्नडाइक के कुछ लॉज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक का सबसे पहला जो प्राइमरी लॉज हैं वो 3 हैं, जो कि है ये प्राइमरी लॉज हैं, ये सेकेंडरी लॉज है नीचे वाली। जो प्राइमरी लॉज है उसमें लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहता है कि इंसान खुद कितना ईगर है याद करने के लिए, वो खुद मतलब उसकी खुद की विलिंगनेस कितनी है, और वो ये किस तरीके से फिज़िकल रेडी है कि नहीं है, सोशली रेडी है कि नहीं है, मोटिवेटेड है कि नहीं है, इमोशनल है कि नहीं है, कॉग्निटिव है, उस हर चीज़ को लेके वो रेडी होना चाहिए तभी वो सीखेगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये कहता है कि इंसान जिस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहेगा उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को याद रख सकता है। इसी में लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़ आ जाता है। इसमें लॉ ऑफ यूज़ क्या कहता है, लॉ ऑफ यूज़ ये कहता है कि इंसान जिस चीज़ को बार बार इस्तेमाल में लेके आता है, मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्या होगी, आपको ज़्यादा याद रहेगी। लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या कहते हैं, अगर आपने एक चीज़ को अबंडन कर दिया, उसको नहीं सीख रहे हैं, तो क्या होगा, डिसयूज़ की वजह से वो आपकी रिमेम्बरेंस से, आपकी मेमोरी से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या कहता है कि ये डिपेंड करता है रिवॉर्ड पे या पनिशमेंट पे। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ परफॉर्म की, अगर उस चीज़ से परफॉर्म करने के बाद आपको अप्रिशिएशन मिली है, आपको पॉजिटिव या प्लेजेंट फीलिंग मिली है, तो आप उस काम को दोबारा करते हो। लेकिन अगर आप एक काम किए और आपको लोगों की तरफ से
डिमोटिवेट किया गया या आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है, आपको अनप्लेजेंट फीलिंग्स मिली है, तो आप वो काम आप दोबारा नहीं करोगे। यानी एक चीज़ का क्या, एक काम करने से आपको उसका जो असर हुआ है वो भी डिसाइड करता है कि आपको उस चीज़ को याद आगे मज़ीद करना है कि नहीं करना। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है। ये 3 प्राइमरी लॉज आ गए हैं। उसके बाद है सेकेंडरी लॉज। सेकेंडरी लॉज क्या कहते हैं? सेकेंडरी लॉज में हमारे पास है लॉ ऑफ प्रेमिसी। लॉ ऑफ प्रेमिसी क्या कहता है? लॉ ऑफ प्रेमिसी ये कहते हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम याद किया है उसको आप ठीक से याद करो, क्योंकि अगर आपने पहली बार में ठीक से याद नहीं किया तो आपको नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी और याद करने में भी। तो लॉ ऑफ प्रेमिसी क्या है? जो पहली बार चीज़ याद करो उसको ठीक से याद करो। लॉ ऑफ रिसेंसी क्या है? कि जो रिसेंटली आपकी याद की हुई चीज़ें वही आपको ज़्यादातर याद रहती हैं। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस क्या कहता है? कि जितनी ज़्यादा एक स्टिमुलस की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो चीज़ याद रहेगी। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है? एक चीज़ को लेके आपने कितने रिस्पॉन्सेस दिए हैं एक स्टिमुलस को लेके, यानी जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपको याद रह जाएगी। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड क्या है? कि आपको उस चीज़ को लेके एटीट्यूड क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, या आपका मेंटल सेट क्या था, वो डिसाइड करेगा कि आपको वो चीज़ कैसे याद रहती है। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, इसमें क्या होना है? एनालॉजी में आपने क्या करेंगे? आप रिस्पॉन्स करेंगे। एनालॉजी होता है मुशाबहत देख के, मतलब एक नई सिचुएशन होगी जिसमें आप क्या करेंगे, आपने प्रीवियस जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा उससे आप एक चीज़ सिमिलैरिटी निकालेंगे। हमारे पास है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब ये थोड़ी अलग है, इसमें क्या है कि आपने इसमें भी आपने न्यू सिचुएशन में सिमिलर रिस्पॉन्स डालना है, मतलब कि इसमें सेम रिस्पॉन्स आता है। जैसे आपने एक दफ़ा एग्जाम दिया, आपकी जो फीलिंग्स आई आपको पता था, आपने कैसे हैंडल किया, नेक्स्ट टाइम में आप वही फीलिंग्स दोबारा डाल सकते हो। वही लर्निंग जो आपने उसमें सीखी थी, पहले गलतियाँ करके या सीखा है, जैसे भी सीखा आप नेक्स्ट टाइम वही चीज़ सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हो। ये एसोसिएटिव शिफ्टिंग होती है। लॉ ऑफ पार्शल, आपके पास एक्टिविटी की आप छोटे छोटे पार्ट्स में जो चीज़ आप परफॉर्म किए जा रहे हो तो उसमें भी डिपेंड करता है कि वो आपकी किस तरीके से लर्निंग होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या? अब हमारे पास जो थे थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया है बिल्ली के ऊपर, स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया है चूहे के ऊपर। स्किनर ने क्या किया? इसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है, जो आपको इस टाइम दिख रहा है स्क्रीन पे। अब इसने क्या किया था? इसने किया था कि जो खाना था ना वो सामने रख दिया, चूहे को इसके अंदर डाल दिया। अब इसको क्या हुआ? अब चूहा सब कुछ देख रहा था, वो खुद भी अब प्रैक्टिस करता। अब चूहे को जब ये सब कुछ देखा, उसने सीखना शुरू किया, तो उसको ये पता लगा कि जब वो प्रेस करता है लिवर तो सामने उसको पैलेट ऑफ फूड मिल जाता है। तो चूहे को बात समझ में आई कि लिवर प्रेस करने से मुझे रिवॉर्ड मिलता है खाने की सूरत में। तो उसको समझ में आ गया कि ये क्या है, मेरा रिवॉर्ड है। तो जैसे ही जो है प्रेस करता उसको खाना मिल जाता। तो ये उसके लिए क्या था? रिइंफोर्समेंट थी, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कि उसको खाना मिल रहा है जो उसको चाहिए। तो उसको समझ आ गई कि मुझे लिवर प्रेस करना है तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो रिवॉर्ड किस सूरत में? फूड पैलेट की सूरत में। तो ये जो एक्सपेरिमेंट इसने किया था स्किनर ने, इसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं, जिसमें उसने किया था, जो कि सामने फूड ट्रे पड़ी हुई है और ये पूरा एक्सपेरिमेंट, इसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। इसी कंडीशनिंग की बेस पे हम क्या करते हैं, अपनी रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट का जो हमारा आता है शेड्यूल आता है, जो भी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं वो डिस्कस करते हैं। ये स्किनर की थ्योरी से हम लोग बेसिकली डिराइव किए हुए पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाले फिनोमिना है। उसके बाद हमारे पास है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये एक्सपेरिमेंट हो गया। कंडीशनिंग क्या था? पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, जिसमें वो स्लाइवेशन जो मुंह से लार टपकती थी उसको रिकॉर्ड करता था, साथ में खाना देता था। फूड और बज़र जो था उसने साथ में, बज़र या बेल, ये कंट्रोवर्सी है कि उसने बेल बजाई थी। बज़र क्योंकि ये रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट नहीं था, तो उसके ट्रांसलेशन में कहीं पे कुछ कहते हैं बज़र बजाए थे, कुछ कहते हैं बेल बजाई थी। जो भी था, इसने खाने के साथ क्या किया था? बज़र बजाई या बेल बजाई। बेल बजा के खाना दिया। अब खाना देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकना, एक स्लाइवेशन होना, एक नॉर्मल प्रोसेस था, यानी एक नेचुरल फिनोमेना था। फूड जो था यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है, लेकिन अब वो खाने के साथ बेल देता। बेल का साउंड जो था पहले हमारे पास नेचुरल स्टिमुलस था, लेकिन उसको जब उसने खाने के साथ जोड़ के खाना दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको साथ उसको पेयर कर रहा था। अब जब ये कुछ हफ्तों तक ये काम करता रहा तो क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से लाल टपकने लग गया जब उस बेल का साउंड सुनता। अब बेल, खाना देख के मुंह में लाल आना तो एक नेचुरल था, लेकिन बेल को देखकर जब लाल टपकने शुरू हो गया तो बेल क्या बन गई, आपके पास एक कंडीशन स्टिमुलस बन गई। उसको देख के जो फिनोमिना स्लाइवेशन हुए, ये कंडीशन रिस्पॉन्स था, यानी कि आपने बेल को एसोसिएट कर दिया उसके साथ। तो ये थी एक्विजिशन के कुत्ते ने उसके साथ जो चीज़ एक्वायर की, यानी बेल के साथ जो उसका फिनोमिना एक्वायर हो गया, उसको हमने कहा एक्विजिशन था। उसको लगा कि बेल का मतलब होता है खाना, तो उसका साउंड मतलब खाना, तो ये एक्विजिशन थी। उसके बाद क्या किया, पावलोव ने डिफरेंट बेल्स को यूज़ किया
और बजाता रहा, खाना देता रहा, हर मतलब सुबह के टाइम बेल 1 बजाए, शाम के टाइम बेल 2, हर टाइम पर चेंज कर करके बेल बजाता रहा। तो कुत्ते को ये समझ लगी कि साउंड का मतलब है खाना, तो उसने एक जनरलाइज कर लिया टर्म। तो हर लाउड साउंड पे उसको क्या है, स्लाइवेशन शुरू होगी। तो ये थी जनरलाइजेशन कि हर साउंड पे का मतलब है खाना, खाना मिलेगा उसको, तो उसकी वजह से स्लाइवेशन होने लग गई, तो ये थी जनरलाइजेशन। फिर उसने पावलोव ने फिर से चेंजेस किए। अब उसने क्या किया, उस एक बेल पे खाना देता, यानी बेल 1 पे उसने खाना दिए, बाकी बेल 2, बेल 3 जब खाना नहीं दे रहा था तब बजाता था। फिर एक वही स्पेसिफिक जिस पे पहले बेल बजा के खाना दिया था, वही स्पेसिफिक पे दोबारा बेल बजा के खाना दिया, उसके उस टाइम के बीच में वो दूसरी बेल्स बजाता था। फिर कुत्ते को समझ आ गया, डिस्क्रिमिनेट कर लिया उसने कि हाँ, जिस स्पेसिफिक बेल पे उसको खाना मिलता है सिर्फ उसी टाइम पर स्लाइवेशन होती, बाकी बेल्स पर स्लाइवेशन नहीं हो रही थी उसके मुँह से। तो ये क्या थी, उसने जो फ़र्क सीखा उसको हमने कहा डिस्क्रिमिनेशन करना उसने सीख लिया। उसके बाद उसने क्या किया, हर टाइम बेल बजाता, खाना नहीं देता, लेकिन जिस टाइम खाना देता तब बेल नहीं बजाता। तो कुत्ते ने वो जो रिस्पॉन्स बेल को लेके था वो ख़त्म हो गया। वो किसी अब बेल की साउंड पे स्लाइवेशन नहीं हो रही थी, ये थी एक्सटिंक्शन के बाद हमारे पास क्या हुआ, उसने फिर से शुरू किया, उसने बेल के साथ फिर खाना देना शुरू किया। अब उसने फिर से वो एक्वायर कर लिया, लेकिन इस टाइम जो उसने एक्वायर किया नॉलेज कि बेल का मतलब खाना है, ये विदिन मतलब एक दिन के अंदर उसने एक काम सीख लिया। इसका मतलब लर्निंग उसकी पहले हो चुकी थी। अब ये थी स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि सीखा हुआ जो एकदम से उसको चीज़ उसने एक्वायर किया वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, क्योंकि ये एक दिन में हो गया था, पहले उसको हफ्तों लगे, अब उसने एक दिन में कर लिया। तो ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट, यानी कि आप खुद की रीजनिंग करना, खुद के मेंटल प्रोसेसेस को यूज़ करना, अंदर खुद ही परखना, चीज़ों को लेके सोचना, फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना, ये थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट थी। इसको कोहलर ने दिए थे। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर। उसने क्या किया था, चिंपैंजी को एक जो होता है केलों का गुच्छा टांग दिया एक पिंजरे के अंदर। अब उसने क्या किया था, और साथ में कुछ वो रख दिए, बॉक्सेस रख दिए, और फिर देखा कि किस तरीके से चिंपैंजी ने बैठ के सोचा, और उसके बाद बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस रखे और वो केले के गुच्छे तक अप्रोच कर गया था, उसको वहाँ से पकड़ लिया उसने और खा लिया। अब उसने फिर से एक्सपेरिमेंट किया और एक स्टिक रखी और थोड़ा ऊपर कर दिया, फिर उसने बैठ के चिंपैंजी ने देखा, उसके अपनी मेंटल प्रोसेस से उसने अपनी केले अकल लड़ाई, और फिर उसने क्या किया, बॉक्सेस के ऊपर बॉक्सेस रखी, और फिर स्टिक को जो मज़ीद हाइट रह रही थी उसके मतलब पौंछ से बाई थी, वहाँ का स्टिक का यूज़ किया और केले का गुच्छा उठा लिया। तो ये जो चीज़ थी, मतलब कि उसने कोई एरर्स नहीं किए, कोई मिस्टेक्स नहीं की, लेकिन एक डायरेक्ट अपने दिमाग से बैठ के सोचा और वो वहाँ तक अप्रोच कर गया। इसी को वो एक्सप्लेन कर रहा था लर्निंग बाय इनसाइट, के इंसान जो होता है वो सोल्यूशन निकाला फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, कि वो इसमें कोई गलतियाँ नहीं कर रहा, वो सोच के एक चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट कहते हैं। इसे जेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। जेस्टाल्ट का मतलब कहीं पे भी आ जाए, इसका हमने फिनोमेना भी पढ़ा था, इसके प्रिंसिपल्स भी पढ़े हैं कि ये जेस्टाल्ट का मतलब क्या है, कि एक पूरी चीज़ का मतलब होता है कि एक देयर इज़ अ मीनिंग टू अ होल। अगर आप एक चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो उसका वो मतलब ख़त्म हो जाता है। तो ये इसीलिए हम इसको जेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। कुछ एसेंशियल्स होते हैं आपके पास लर्निंग बाय इनसाइट की, वो क्या कि आप एक चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर सको एज अ होल, मतलब एक चीज़ को आप होल की तरह कंसीडर करो, पूरी सिचुएशन को तरह। अब उसने जैसे चिंपैंजी ने देखा कि बॉक्सेस पड़े हुए हैं, मेरे पास स्टिक है, मेरे पास बनाना है, तो कैसे यूज़ करना है, तो उसने पूरी सिचुएशन देखी। फिर क्लियर गोल होना चाहिए, जैसे चिंपैंजी का था कि उसको केले चाहिए ही चाहिए। फिर पावर ऑफ जनरलाइजेशन, यानी कि आप एक चीज़ को जनरलाइज भी कर सको और डिस्क्रिमिनेट करना भी सीख सको, तो ये आपके पास होनी चाहिए एबिलिटी। फिर सडननेस ऑफ सोल्यूशन, कि आपको पूरे मतलब लेंथी रीजनिंग ना हो, मिनटों में आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए कि आपने करना कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसी वजह से आपके पास न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं और फिर पैटर्न्स भी आते हैं कि आपने एक चीज़ को कैसे न्यू उसके एक ऑब्जेक्ट्स है उसको कैसे न्यू फॉर्म्स में देखना है। फिर ट्रांसफ़र, यानी कि जो आपने एक चीज़ पहले लर्न की हुई है उसको डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, वो आपके पास ट्रांसफ़र में आ जाएगा। अभी हमने पहले भी ट्रांसफ़र की बात की थी। चेंज इन बिहेवियर क्या है, चेंज इन बिहेवियर आपको क्या बताएगा, चेंज इन बिहेवियर में कि आपने एक चीज़ जो लर्न की उसकी वजह से आपने अपना बिहेवियर चेंज करना है, तो उसी वजह से आपकी लर्निंग होगी। ये आपके इंसेंशियल एक क्राइटेरिया है लर्निंग बाय इनसाइट का। उसके बाद आपके पास कुछ लॉज होते हैं, यानी अगर आपने इनसाइट के थ्रू खुद के थ्रू करनी भी है रीजनिंग, तो आपकी कैपेसिटी भी तो हो कुछ, अगर आपने काम करना है उसके लिए आपकी उतनी एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए वो काम करने की। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस भी इसमें मैटर करता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बिल्कुल अगर ज़ीरो है तो डेफिनेटली आपकी इनसाइट लर्निंग इतनी अच्छी नहीं होगी, अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो अच्छी होगी। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसी है, कि आपके एक्सपेरिमेंट जो आप करने जा रहे हो उसकी क्या अरेंजमेंट है, उसका फॉर्मलिंग एंड सर्च।
फम्बलिंग यानी कि टटोलना, कि एक चीज़ को आपने कितना पहले देखा है, कितना उसके ऊपर सर्च किया है, तो वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपने मेंटल प्रोसेस से रीजनिंग करनी है, बैठकर आपने सोचना, एकदम से उसका आपने सोल्यूशन देना है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। फिर रेडिली रिपीटेड, कि एकदम से आपने उसको रिपीट करना शुरू कर दिया, जितनी जल्दी आप उस चीज़ों को रिपीट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़र्क पड़ जाएगा। फिर यूज़ इन अ न्यू सिचुएशन, कि कैसे आप उसको यूज़ करते हैं न्यू सिचुएशन में। फिर होलसम एक्सपीरियंस, आपका उस चीज़ को लेकर कैसे रह चुका है। बिहेवियर का डिफरेंस, सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती क्या, हम ये देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, बंडूरा ने दी थी। बंडूरा ने जो था वो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसने देखा कि एक बच्चे के हाथ में एक डॉल है, तो वो जब टीवी देख रही है तो देखा टीवी में सेम डॉल है, और उसमें एक शख्स ने उसका बाजू तोड़ दिया, तो उसी ने बच्ची ने क्या किया, उसका बाजू तोड़ दिया। वो डॉल जो उसके हाथ में, उसका बाजू तोड़ दिया। फिर उसने ये बात देखी कि इंसान वो कुछ भी देखा, हालांकि उसको तो किसी ने नहीं बताया, उसने ना कोई एक्सपेरिमेंट किया, ना ट्रायल और एरर था कि उसने गलतियाँ कर करके तोड़े, ऐसे कुछ भी नहीं था, ना ही उसके बिहेवियर में कोई चेंज आया तोड़ा तो उसने एक फिनोमेना दिया, या उसने एक अप्रोच दी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, कि इन्होंने ये बताया कि इमिटेशन के थ्रू इंसान सीखता है, कि जो कुछ वो करते हुए देखता है, इसे हम मॉडलिंग भी कहते हैं, इमिटेशन भी कहते हैं, कि जो कुछ वो देखता सीखता है, तो वही कुछ वो रिपीट करता है, और जब वो रिपीट करता है तो वो सीखता है। और ये बात हमें साइंटिफिकली भी प्रूव मिलती है। जो हमारा एक पेट स्कैन होता है, यानी कि पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी टेस्ट होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, इस टोमोग्राफी टेस्ट में हम ये देखते हैं कि आप जब एक चीज़ करते हुए किसी को देखते हो, उसमें जो आपके ब्रेन सिग्नल्स, जो आपके ब्रेन के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सेम होते हैं जब आप वही काम कर रहे होते हो। यानी कि अगर आप इस पे कहो कि अगर आपके ब्रेन में 1 और 2 पार्ट आपके इन्वॉल्व थे जब आप देख रहे हो, तो सेम पार्ट वही इन्वॉल्व थे जब आप वो काम कर रहे हो। तो मतलब कि साइंटिफिकली भी हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया है, और बेंडूरा की अप्रोच बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में मज़ीद। इसके हमारे पास क्या है, इसकी भी कंडीशंस हमारे पास हैं कि आपका बिहेवियर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। और इसके 4 हमारे पास स्टेप्स आते हैं कि पहले आपकी अटेंशन होनी चाहिए, फिर आप उस चीज़ को याद रख सको, रिटेंशन ऑफ मेमोरी होनी चाहिए, फिर उसकी इनिशिएशन या फिर रिप्रोडक्शन होना, जो काम उसने किया आप भी वही करो, फिर मोटिवेशन है कि आपकी खुद की मोटिवेशंस भी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो है पीपल वी परसीव एज वार्म एंड नर्चरिंग। मतलब आप डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को देख रहे हो, किसको आप फॉलो करना चाहते हो, आपका उस बिहेवियर का पास्ट में क्या था, आपकी नॉलेज क्या, आपकी एबिलिटीज़ क्या, आपका जेंडर क्या, आपके इंटरेस्ट क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, कन्फ्यूजन तो नहीं है, अनफेमिलियर तो नहीं है सिचुएशन। तो ये डिपेंड करता है, डिफरेंट आपके पास सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपने कैसे एक चीज़ आपके ऊपर असर करेगी। तो अब कॉग्निटिव और बिहेवियरल में क्या डिफरेंसेस आया। बिहेवियरल दी पावलोव, वाटसन, स्किनर, ये लोग थे, और कॉग्निटिव दी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ये बेंडूरा ने दी थी। उसके बाद लर्निंग जो थी, उन्होंने कहा था कि रिजल्ट ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस इन द एनवायरनमेंट। इसमें क्या है कि लर्निंग जो है वो इंटरैक्शन हुआ है किसमें, एनवायरनमेंट। जैसे स्किनर ने बात की कि वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की, पावलोव ने बात की डॉग और उसकी कंडीशनिंग की, कि कैसे उसने बेल को कंडीशन किया था खाने के साथ। उसके बाद हमारे पास तीसरी अप्रोच है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने भी यही किया था, ट्रायल और एरर, गलतियाँ बाहर से करोगे तो सीखते चले जाओगे। तो ये इन्होंने बाहर से अप्रोचेस दी थी। और बिहेवियरिस्ट जो थे वो ये चीज़ मानते थे कि लर्निंग फोर्सफुल होती है। और जो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थी वो क्या था कि आप किसी भी टाइम कर सकते हो विदाउट डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। आप किसी भी टाइम मतलब अपने माइंड से कर सकते हो। आपने एक चीज़ को करते हुए देखा, आपने उसको अपने माइंड में विजुलाइज किया, याद रखा और उसको रिपीट किया, तो ये क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग। अच्छा, यहीं पे हमने बात पीछे की थी विकेरियस लर्निंग की, विकेरियस पनिशमेंट की, और साथ में विकेरियस रिवॉर्ड की। विकेरियस का वर्ड जो इस वजह से यहाँ पे आता है ऑब्जर्वेशनल के साथ, यानी कि अगर इसकी सिंपल से एग्जांपल है, मतलब एक क्लास शोर मचा रही होती है, टीचर आती है, क्लास बच्चे को थप्पड़ लगाती है, पूरी क्लास चुप हो जाती है। अब सबको तो नहीं लगाना, अब जैसे बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि सबको मतलब लगना चाहिए, तब चुप होने चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एक को लगती देखिए, बाकी को समझ आ गई है कि हमें भी लग सकती है, इससे चुप हो जाओ। तो ये ऑब्जर्वेशन, आपने देख करके जो सीखा है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। तो ये विकेरियस पनिशमेंट में आता है। विकेरियस रीइंफोर्समेंट में क्या है, एक क्लास को टीचर से तारीफ बहुत ज़्यादा मिली है, तो उसकी वजह से सारे क्लास हार्ड वर्किंग की तरफ आ गए कि हम लोगों को भी ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि हमें भी वो अप्रिशिएशन मिले। तो ये क्या है, विकेरियस रीइंफोर्समेंट है। इसी तरीके से जो इंसान चीज़ें सीख रहा होता है किसी चीज़ को देख करके, वो होती है विकेरियस लर्निंग। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज़म। अब कंस्ट्रक्टिविज़म क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज़म ये कहते हैं कि लर्निंग हैपन्स व्हेन लर्नर कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस। के लर्नर
जो होता है कब सीखेगा, वो तब सीखेगा जब उसने कोई अपनी इन्फॉर्मेशन उसको पहले थी, अब उसने उसका कॉम्बिनेशन किया है अपने एक्सपीरियंस के साथ। यानी कि इसमें पहले आपने एक चीज़ की नॉलेज रखी हुई थी और जब उसका एक्सपीरियंस किया है, उसका जो आपको मतलब निकला है, तो मतलब उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो आपकी, फिर तब आप सीखोगे। तो वो होती है कंस्ट्रक्टिविज्म। दो टाइप्स हैं, कॉग्निटिव और सोशल। कॉग्निटिव में वो जो होगा वो इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस और उसके जो प्रोसेसेस है लर्निंग के, उस पर फोकस करता है, जो कि जीन पियाजेट की थ्योरी है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में, कि उसमें इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन होती है, मतलब कि जो भी इंटरैक्शंस होती हैं, आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, वो कहता है कि इंडिविजुअल पे ऊपर है। वाइगॉस्की क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें आपकी पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, आपकी सोशल इंटरैक्शंस होती हैं कि आपके दूसरों के साथ कैसी इंटरैक्शंस हैं, ये सारा कुछ उसमें, मतलब एक सोसाइटी के अंदर आपके जितना कुछ है, उससे जो इंटरैक्शन होती है, उसके साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपकी नॉलेज होती है, वो जब इंटरैक्ट करती है, उसका जो कॉम्बिनेशन बन के आता है, वो होती है आपके पास सोशल कंस्ट्रक्टिव। वाइगॉस्की ने क्या बताया था, वाइगॉस्की ने कहा था कि सोशल लर्निंग किस तरीके से होती है और उसमें कॉग्निटिव टूल्स जो है, जो कि इंटरनलाइज्ड होते हैं लर्नर्स के, वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू। और वाइगॉस्की ने एम्फसाइज किया था सोशल कल्चरल की इंपॉर्टेंस, जबकि पियाजेट ने इंडिविजुअल की बात की थी कि कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है अपने आप को दूसरों के ऊपर, मतलब कि एज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय अदर पर्सन्स। तो ये जो पियाजेट का था वो था कंसेप्ट के किस तरह से स्कीमा, सिमुलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम का ये कंसेप्ट दिया था, और साथ में इनके कुछ प्रिंसिपल्स भी आए थे। जबकि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो था उन्होंने सोशल इंटरैक्शन पे बात की थी, साइकोलॉजिकल टूल्स, लैंग्वेज पे, नॉलेज के फोल्डिंग का मतलब ट्यूटरिंग, ये सारा कुछ जो था ही एजुकेशनल पर्पसेस के लिए था। तो कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली क्या कहते थे कि इनका सिंपल आपने ये याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहती है चीज़ सीखी हुई है, आप उसका सही तरीके से कब सीखते हो, जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हो और अपना एक अलग से उसका आपको जो कंटेक्स्ट उसका निकल के आता है, जब उन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, तो जो चीज़ उस कॉम्बिनेशन से निकल के आती है तब आप सीखते हो। इंडिविजुअल में, कॉग्निटिव में क्या, इंडिविजुअल के आपके खुद के एक्सपीरियंसेस की बात इसमें की जाएगी, जबकि सोशल में क्या आ जाएगा, आपके सोसाइटी से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड इसमें एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। तो ये है हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, और ये इसके अलावा भी वैसे आपके पास आती हैं थ्योरीज जो आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसमें आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी इन्वॉल्व कर सकती हैं, ये मल्टीपल इंटेलिजेंसीज आ जाती हैं, सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी एंड कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट आप मतलब अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ मतलब आज का हमारा लेक्चर ये ख़त्म हुआ, और आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिफरेंट जो चीज़ें हम आपको बता दी हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।